आज हम लोग अशोक के बारे में देखेंगे। कल बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखे थे। आज अशोक के बारे में हम लोग देखेंगे। तो हम लोग कल देखे थे कि बिंदुसार की जो मृत्यु है वो 273 ईस्वी पूर्व में हुई थी। ठीक है। जब बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है तो 4 वर्षों तक उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होता है। 4 वर्षों तक उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होता है। और इन संघर्षों के बाद यानी कि 269 ईस्वी पूर्व में अशोक शासक बनता है। ठीक है। 269 ईस्वी पूर्व में अशोक शासक बनता है। ये शासक बनने से पूर्व ये उज्जैन का प्रांतपति था। कहाँ का? शासक बनने से पूर्व ये क्या? तो उज्जैन का प्रांतपति था। प्रांतपति। ठीक है। और जब ये शासक बनता है तो देखिए अशोक का सबसे अच्छा ये था कि ये जनता से हमेशा कनेक्टेड रहा। यानी कि अपना जो भी शासन प्रशासन में बात है वो जनता को किसी ना किसी माध्यम से बता दिया करता था। ठीक है। तो वैसे ही अशोक अपने शासन काल में ये पहला शासक होगा जो कला के माध्यम से, कला के मतलब क्या, स्तंभ के माध्यम से यानी कि अभिलेखों के माध्यम से जनता तक अपनी जो भी सूचना है उसको पहुंचाएगा, या जो भी नियम कानून होंगे वो पहुंचाएगा अभिलेख के माध्यम से। ठीक है। तो अशोक विभिन्न अभिलेख के द्वारा प्रजा को संबोधित किया करता था। ठीक है। विभिन्न प्रकार का अभिलेख जैसे कि हम लोग देखेंगे कि बृहद शिलालेख हो गया, लघु शिलालेख होगा, गुहा लेख होगा, स्तंभ लेख होगा। ये सब अशोक के अभिलेख थे। ठीक है। और इन्हीं सब के माध्यम से ये अपना जो भी नियम कानून सूचना है ये सब दिए करते थे। अब देखिए यहाँ हम लोग के सामने एक प्रश्न आता है कि अभिलेख क्या होता है। ये तो है नहीं कि नहीं, चलिए अभिलेख में तो हम स्तंभ लेख, बृहद शिलालेख, गुहा लेख, ये सब हम बताए, लेकिन अभिलेख होता क्या है? सबसे पहला बात ये है। तो देखिए जब पत्थर, सोना, चांदी, तांबा, मतलब कि क्या, पत्थर, पत्थर, सोना, चांदी, तांबा, तांबा मूर्ति या किसी मूर्ति पर, ठीक है, लोहा पर हो जाए, दीवार पर हो जाए, सिक्का पर हो जाए, ये सब जो हो है, बर्तन भी आ जाए, यानी कि जो भी कठोर वस्तु है, ठीक है, उस पे कुछ लिखा जा रहा है तो इसको अभिलेख कहेंगे। ठीक है। यही जो अभिलेख है, इन अभिलेखों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं। यानी कि जो अभिलेख है इसके अध्ययन को हम क्या कहेंगे? एपिग्राफी कहेंगे। अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। एपिग्राफी कहते हैं। ठीक है। और जो कागज वगैरह पे लिखे जाते हैं, कागज पे, भोजपत्र पे जो लिखे जाएगा कोई विवरण, तो ये इतिहास का पुनर्निर्माण हो सके, मतलब इससे होता है। और इसको हम लोग पांडुलेख कहते हैं। क्या कहते हैं? कागज या भोजपत्र पर जो लिखे जाएंगे या इतिहास का निर्माण किया जाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पांडुलेख। ठीक है। सॉरी, पांडुलिपि, पांडुलिपि कहते हैं। ठीक है। कागज भोजपत्र पर लिखा जाए जो इतिहास का पुनर्निर्माण करता हो उसे ही हम पांडु
लिपि कहते हैं, ठीक है। और जो अभिलेख के अध्ययन को है उसको क्या कहते हैं हम लोग? एपिग्राफी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो अभिलेख की प्राचीनतम प्राचीनता की बात करें तो जो पिपरहवा का अभिलेख है सिद्धार्थनगर जिले में है, यूपी के सिद्धार्थनगर जिले में। कौन सा? पिपरहवा, जो सिद्धार्थनगर जिले में है, सिद्धार्थनगर जिले में है, सिद्धार्थनगर जिले में है। ये बुद्धकालीन अभिलेख था, ठीक है। और जो शाक्यों के द्वारा बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर स्तूप बनवाने का अभिलेख है। ये शाक्य जो थे, ये लोग जो बुद्ध के अस्थि अवशेष पे जो ये बनवाते हैं स्तूप, यही वो अभिलेख है, ठीक है। तो ये सबसे प्राचीनतम अभिलेख कौन सा होगा? तो पिपरहवा का अभिलेख सबसे प्राचीनतम होगा। देखिए, अब हम लोग चलते हैं कि जो अशोक है अपने प्रजा से को संबोधित जिन अभिलेखों के द्वारा कर रहा है, उन अभिलेखों में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से लोग हैं जो बताए कि नहीं इन अभिलेखों को, मतलब पढ़ के बताए। सीधी सी बात यह है कि जो इनके अभिलेख है खोजे हैं उसमें से कौन कौन लोग हैं। तो देखिए, अगर आप इसको ट्रिक के माध्यम से समझेंगे तो शायद ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, एक ट्रिक देख लेते हैं इसके लिए। तो वो ट्रिक होगा कि टी पीकर टर्नर बिगड़ गया और चप्पड़ से मारा, ठीक है। क्या? तो टी माने चाय होता है ना, तो इसको ये टी मान लीजिए। टी पीकर, चलिए इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग थोड़ा, अशोक के हेडिंग बना लीजिएगा। अशोक के अभिलेखों की खोज, अशोक के अभिलेखों की खोज, ठीक है। ये हेडिंग हो जाएगा आपका। कौन खोज किया, कौन कैसे किया, ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से पहले देख ले, तब उसी को डिस्कस करते चलेंगे। ट्रिक लिखिए, टी पीकर टर्नर बिगड़ गया और चप्पड़ से मारा। देखिए, टी का मतलब हो जाएगा टिफेंथलर, देखिए, जो ये टिफेंथलर है, ये 1750 ईस्वी में इसने दिल्ली मेरठ अभिलेख की खोज की, ठीक है। कौन सा? दिल्ली मेरठ अभिलेख की खोज यही किया टिफेंथलर। दिल्ली मेरठ अभिलेख की खोज किसने किया? तो यही टिफेंथलर ने किया। कौन? फिरोज शाह तुगलक ही ले गया था दिल्ली, ठीक है। जो फिरोज शाह तुगलक है, यही मेरठ अभिलेख को दिल्ली ले गया था। अब देखिए, अगला है पी से हो जाएगा वही प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप वाले प्रिंसेप, ठीक है। कौन हो जाएंगे? प्रिंसेप, ठीक है। तो जो प्रिंसेप है, ये 1837 ईस्वी में कौन सा? दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ा। लेकिन एक और बात है, ये पढ़ा तो, लेकिन ये गलत पढ़ दिया था, ठीक है। अशोक को 30 बताया था, ठीक है। तो ये जेम्स प्रिंसेप कौन? दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ता है। दिल्ली टोपरा अभिलेख को 1837 में पढ़ता है, और टिफेंथलर इसको 1750 में ये खोज करता है। ये पढ़ता नहीं है, लेकिन पढ़ने वाला कौन होगा? प्रिंसेप। फिर आगे हम लोग देखेंगे कौन आते हैं? टर्नर। जो टर्नर है
ये क्या दिल्ली टोपरा को सही पढ़ा, यही जो प्रिंसेप पढ़ता है तो टर्नर यही दिल्ली टोपरा अभिलेख को सही से पढ़ता है। कौन? तो ये टर्नर। अब अगला है बिगड़। बिगड़ का मतलब हो जाएगा बिगड़। बिगड़ एगो है, उन्हीं का नाम है बिगड़। ठीक है, तो बिगड़ ये कर लीजिए, इनका नाम बिगल भी मिलता है। ठीक है, याद ध्यान रखिएगा, बिगल। तो जो विगल है ये 1915 ईस्वी में पहली बार मास्की अभिलेख, यानी कि जो कर्नाटक वाला अशोक का नाम अशोक पढ़ा था, किसमें? तो मास्की वाले जो अभिलेख है उसी को में 1915 ईस्वी में क्या अशोक का नाम अशोक पढ़ता है, अशोक का नाम अशोक पढ़ता है मास्की अभिलेख में। कर्नाटक में है मास्की जो अभिलेख, उसी में। ठीक है, ये वो पढ़ता है। तो ये अशोक के जो अभिलेख की खोज है इसके बारे में हम लोग देख लिए, समझ गए। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर में अशोक के जो अभिलेख होते हैं उसकी क्या भाषा है और लिपि क्या है। ठीक है, और कौन कौन से अभिलेख कहाँ कहाँ किस भाषा में और किस लिपि में पाए गए हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो देखिए पहला बात कि अशोक के जितने भी अभिलेख मिलेंगे, भाषा इसका हम लोग देखेंगे कि अशोक के जितने भी अभिलेख मिलेंगे उसका भाषा प्राकृत होगा। क्या होगा? भाषा क्या होगा? अशोक के जितने भी अभिलेख मिलेंगे सभी अभिलेख का भाषा प्राकृत होगा। सभी अभिलेख का भाषा क्या होगा? प्राकृत होगा। ठीक है, दूसरी बात कि लिपि का बात हम लोग करते हैं, इसके लिपि का। तो देखिए लिपि में ये 4 लिपि का प्रयोग किया है। कौन कौन से? तो आप एक ट्रिक याद रखिएगा लिपि के लिए भी। ट्रिक कौन सा? तो बाकू ट्रिक याद रखिएगा। ठीक है, बी मतलब ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि हो जाएगा। सबसे ज्यादा इसी लिपि का प्रयोग हुआ है। अगर सबसे ज्यादा कोई लिपि का प्रयोग हुआ है तो याद रखिएगा ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। ए से हो जाएगा अरमाइक लिपि, अरमाइक लिपि। ठीक है, ये जो अरमाइक लिपि है ये लंगमान और जो तक्षशिला है वहां पे अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। लंगमान अफगानिस्तान में है और तक्षशिला पाकिस्तान में है। ये खरोष्टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खरोष्टी। और ये यूनानी हो जाएगा। सबसे कम प्रयोग यूनानी लिपि का ही अपने अभिलेखों में वो किया है, सबसे ज्यादा ब्राह्मी का और सबसे कम प्राकृत का। ठीक है, और जो यूनानी लिपि है जो कंधार वाला हम लोग देखेंगे, इसका बृहद शिलालेख कंधार में, उसी में ये जो कंधार के में एक सरेकुना अभिलेख रहता है उसी में अरमाइक का भी प्रयोग हुआ है और यूनानी का भी प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये दोनों लिपि का प्रयोग हुआ है वहां। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसके जो अभिलेख है वो कहाँ कहाँ है और कितने हैं। तो अशोक का जो अभिलेख है उसको भी हम लोग देख लेंगे। पहले देख लेते हैं कौन कौन से अभिलेख होते हैं। ठीक है, एक बार पहले देख लेते हैं कि अभिलेख कौन कौन से होते हैं और कितने कितने हैं इसके। तो देखिए अभिलेख, अभिलेख देखिए अभिलेख में इसके 3 हैं। ठीक है, कौन कौन सा है? एक हो जाएगा शिलालेख, शिलालेख। दूसरा हो जाएगा स्तंभ लेख, स्तंभ लेख। तीसरा हो जाएगा गुहा लेख, गुहा लेख। ठीक है, तो
जो शिलालेख है इसमें एक बृहद होगा शिलालेख और एक लघु शिलालेख होगा। वैसे ही स्तंभ लेख में भी एक बृहद स्तंभ लेख हो जाएगा, एक लघु स्तंभ लेख हो जाएगा। यानी कि शिलालेख में दो क्या चीज, एक बृहद शिलालेख एक लघु शिलालेख ठीक है। वैसे ही स्तंभ लेख में भी दो हो जाएगा, एक बृहद स्तंभ लेख और एक लघु स्तंभ लेख, ठीक है। इसमें भी दो हो जाएगा, बृहद स्तंभ लेख है ये स्तंभ लेख, ठीक है। आइए लघु स्तंभ लेख, ठीक है। तो हम लोग पहले देखेंगे बृहद शिलालेख को, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग अब बृहद शिलालेख। तो बृहद शिलालेख जो है इसके कितने हैं, बृहद शिलालेखों की संख्या इसके 10 है, ठीक है। वही लघु शिलालेख की संख्या 8 होगा, बृहद स्तंभ लेख 6 और लघु स्तंभ लेख 5 होगा। तो बृहद शिलालेख हम लोग देखेंगे पहले, बृहद शिलालेख तो इसके बृहद शिलालेखों की संख्या कितनी है, तो 10 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसको हम लोग एक बार ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं, ठीक है। इसके बृहद शिलालेख जो है 10 है, यानी कि 10 स्थान से प्राप्त हुए हैं, जिसमें 14 बातें राजा लिखवाता है, ठीक है। जिसमें 14 बातें राजा लिखवाएगा, मतलब कि 10 जगह से प्राप्त होगा, सीधी सी बात है कि 10 जगह से प्राप्त होगा, उसमें 14 को बात लिखा रहेगा, ठीक है। समझे, कितने बात, 14 बात उसमें लिखा रहेगा। तो देखते हैं हम लोग, पहले ट्रिक देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका ट्रिक है, ए पारा कल गिरजा, ए पारा, इसको हम लोग मैप के द्वारा भी देखेंगे, ए पारा कल गिरजा धौली में शाह का सेहरा बंधेगा, धौली में शाह का सेहरा कसेगा या बंधेगा, कसेगा, ठीक है। तो ए का मतलब होगा एरागुड़ी, क्या चीज, एरागुड़ी, ठीक है। ए का मतलब हो जाएगा एरागुड़ी, पारा का मतलब हो जाएगा सुपारा, ठीक है। कल का मतलब हो जाएगा कालसी, गिर का मतलब हो जाएगा गिरनार, गुजरात वाले गिरनार। फिर जा का मतलब हो जाएगा जोगर, भी देता है, जौगर भी देता है, ठीक है। धौली का मतलब हो जाएगा, धौली जगह ही है, ठीक है। धौली का मतलब धौली हो जाएगा। फिर शाह का मतलब हो जाएगा शहबाजगढ़ी, ये पाकिस्तान में है, पेशावर के पास में, ठीक है। सेहरा का मतलब हो जाएगा मन सेहरा,
कसेगा का मतलब में क हो जाएगा कंधार, ठीक है। और स से ले लीजिए सन्नति, जो कर्नाटक में है, सन्नति, ये कर्नाटक में है। चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं कि किस किस जगह पे ये अभिलेख हमको मिलता है, कहाँ कहाँ पे है, एक बार ये भी देख लेते हैं। देखिए जो एरागुड़ी है ये आंध्र प्रदेश में है, कहाँ, आंध्र प्रदेश में है, पेन ठीक नहीं है, ये एरागुड़ी कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। सोपारा कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। कालसी कहाँ है, तो कालसी देहरादून यानी कि उत्तराखंड में है, यूके उत्तराखंड। गिरनार गुजरात में है, गिरनार गुजरात में है, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं जौगड़ और धौली जो है ये उड़ीसा में है, ये दोनों उड़ीसा में है, उड़ीसा में है जौगड़ और धौली। फिर वैसे ही जो शहबाजगढ़ी है ये बताए हम आपको कि पाकिस्तान के पेशावर पाकिस्तान में है, पेशावर पाकिस्तान में है। मनसेहरा, तो ये मनसेहरा आपको बताया कि सॉरी ये हजारा, हजारा पाकिस्तान में है, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे कसेगा यानी कि कंधार जो है ये अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान में है। और सन्नति जो है ये कर्नाटक में है। अब इसको हम लोग एक बार मैप के सहारे देख लेते हैं, ठीक है। अगर मैप में हम आप लोग को भाषा भी बता देंगे कि कहाँ कैसे कैसे भाषा है, जो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग एक बार इंडिया का मैप बना लेते हैं और उस इंडिया का मैप में हम लोग देख लेते हैं। आप लोग अगर अपना नोट्स बनाना चाहें तो इस हिसाब से भी बना लेते हैं, बना लीजिए, नहीं तो हम लास्ट में कुछ अपना हम लिखवा देंगे थोड़ा सा, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट बात होगा उसको हम लिखवा देंगे। चलिए इंडिया का मैप हो गया, थोड़ा इस पे उतना अच्छा से नहीं बन पाएगा तो उसको केयर नहीं करना है, ऊपर थोड़ा छोटा हो गया। ठीक है, ये इंडिया का मैप हो गया। जो नॉर्थ ईस्ट जो हो रहा है ये वाला भाग ये थोड़ा बड़ा हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, उधर से हम लोग को लेना देना है भी नहीं, ऐसे भी अशोक के जो अभिलेख है उसमें उधर से हम लोग को लेना देना नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि इसका जो, देखिए सबसे पहला बात कि हम लोग चलते हैं भारत के बाहर। जैसे यहाँ देखिएगा पाकिस्तान है और यहीं से देखिएगा इधर अफगानिस्तान है। तो अफगानिस्तान में एक ही अभिलेख मिला है, कंधार, क्या नाम है, कंधार, ठीक है। ये अफगानिस्तान में है, समझ गए, ये कंधार। पाकिस्तान में हम लोग देखे दो मिला है, कौन कौन सा, एक मनसेहरा और एक शहबाजगढ़ी, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये मनसेहरा है, क्या है, ये मनसेहरा है, मनसेहरा, चलिए यहाँ लिख देते हैं हम इसको, मनसेहरा। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे, सॉरी फिर से थोड़ा मैप बनाना पड़ेगा, हट गया, यही ना है टेक्निकल में, ठीक है। उतना हम भी फैमिलियर है नहीं, इसलिए थोड़ा हमको भी दिक्कत है। चलिए थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा जल्दी से थोड़ा हम लोग बना ले अपना, ठीक है। कोई बात नहीं, आप लोग को बस समझ में आ जाना चाहिए। तो हम क्या बताएं कि ये देखें हम लोग पाकिस्तान में, इधर से देखें हम लोग अफगानिस्तान में, एक कौन सा देखे थे, कंधार, ठीक है, कंधार अफगानिस्तान में। फिर हम लोग देखे दो पाकिस्तान में, कौन कौन सा, तो एगो शहबाजगढ़ी और एक मनसेहरा। तो ये हो गया आपका मनसेहरा और ये हो गया शहबाजगढ़ी, शहबाजगढ़ी, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि ये जो अभिलेख है यही एक है जिसकी भाषा, सॉरी ये क्या बोलते हैं, जो लिपि है वो खरोष्टी है। ये जो है इसकी लिपि
दूसरा पेन से हम लिख दे रहे हैं। इसकी लिपि खरोष्टी है, खरोष्टी है, ठीक है। इसकी लिपि क्या है? खरोष्टी लिपि है इसकी, ठीक है। अब देखिए ये अब इंडिया में जो आएंगे, इंडिया वाले भाग में इधर देखेंगे कि जो एक तो पहले देखिए यहाँ उत्तराखंड में, यहाँ कौन सा? तो कालसी, कौन सा? कालसी, कालसी। फिर हम लोग आएंगे तो उड़ीसा में दो ठो हम लोग देखेंगे। उड़ीसा में इधर, उड़ीसा में कौन कौन सा? तो जौगढ़ और धौली, जौगढ़ और धौली। मैपिंग कर लीजिएगा, ठीक रहेगा, ठीक है। धौली। गुजरात में आएंगे हम लोग देखेंगे एक गिरनार है, गुजरात में गिरनार, गिरनार, ठीक है। फिर महाराष्ट्र में हम लोग देखे थे कौन सा? सोपारा, सोपारा। फिर उसके नीचे हम लोग देखे कर्नाटक में एक सन्नति, सन्नति, सन्नति कर्नाटक में, ठीक है। और कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 बच गए हैं। तो 2 में हम लोग देखे, एगो आंध्र प्रदेश में देखे थे एरागुड़ी, एरागुड़ी, ठीक है, एरागुड़ी। एक और बच गया है, नहीं हो गया है, ठीक है। 1 2 3 4, देखिए 2 इधर हो गया, एक ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। यानी कि जो 10 जो इनके बृहद शिलालेख है वो 10 हम लोग देख लिए, ठीक है। ट्रिक याद रखिएगा, ए पारा गिरजा, ए पारा गिरजा धौली में शाह का सेहरा कसेगा या बंधेगा, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि इसके जो शिलालेख है, बृहद स्तंभ शिलालेख है, इसमें क्या क्या ये बात कहता है कि जो 14 जो राजकीय राजज्ञा है, यानी कि 14 बातें हैं, उसमें क्या क्या ये बोलता है। और एक बात यहाँ नोट कर लीजिएगा, यहीं पे हम नोट करा दे रहे हैं आपका, कि सबसे जो सुरक्षित शिलालेख है वो आपको यही गिरनार जो है सबसे सुरक्षित शिलालेख है। सबसे सुरक्षित कौन है? गिरनार, सबसे सुरक्षित गिरनार है। चलिए ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि जो इसकी 14 राजज्ञाएं हैं उसको हम लोग देखेंगे। 14 राज जो अपना लिखता है कि नहीं ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, मतलब नियम कानून जो इसके 14 है उसको हम लोग देखते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेंगे, जो इम्पोर्टेंट होगा हम उसको लिखवा देंगे, ठीक है। तो देखिए जो पहला इसका आज्ञा रहता है कि पशु हत्या पर रोक लगे, ठीक है। पहला में क्या कहता है? 14, एक सेकेंड ऐसे कर लेते हैं हम लोग, ठीक रहेगा, ज्यादा बेटर रहेगा। अगर क्या कहता है तो ये 14 क्या है? राजकीय राजज्ञा, यही बातें अगर लिखना है तो यहाँ लिख दीजिए 14 बातें। ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो लिखा हुआ है उसमें कौन कौन से 14 बातें लिखी हुई है, ठीक है। तो देखिए पहला जो है उसमें बोलता है कि पशु हत्या पर रोक। पहला में बोलता है पशु हत्या पर रोक, पहला में बोलता है, ठीक है। और इसमें ये बोलता है कि अभी 3 पशु मारे जा रहे हैं, आगे से उन पर भी प्रतिबंध लग जाएगा। 3 पशु मतलब क्या? राजा को खाने के लिए जो आ रहे हैं, जो शिकार आ रहे हैं, उसके बारे में बोलता है कि पशु हत्या पर रोक। और उसके साथ साथ वो एक बृहद समारोह पे भी रोक लगा देता है। क्यों? क्योंकि जब समारोह होगा तो पार्टी मनेगा ही मनेगा, अब मनेगा तो पशु हत्या होगा ही होगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा में कहता है, दूसरा में कि
मनुष्य और पशुओं दोनों के लिए चिकित्सालय की व्यवस्था की जाए। यानी कि मनुष्य और पशु दोनों के लिए क्या करता है? चिकित्सालय चिकित्सालय की व्यवस्था की ये बात करता है। ठीक है, मनुष्य और पशु दोनों के लिए चिकित्सालय की व्यवस्था ये करता है, करने की बात करता है। ठीक है, तो यह व्यवस्था जो ये जो कर रहा है, ये बोलता है कि हमारे राज्य में तो हो ही, साथ में पड़ोसी राज्यों में भी किया जाए। ये अशोक की उदारता का एक परिचय रहेगा कि अपने साथ साथ पड़ोसी राज्यों का भी ख्याल रख रहा है कि वहां भी चिकित्सा की व्यवस्था की जाए। ठीक है, तीसरी बात हम लोग देखेंगे, पड़ोसी राज्य मतलब इनके कौन कौन होते हैं? वही जो चेर, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल पुत्र। ठीक है, यही सब जो है दक्षिण के पड़ोसी राज्य रहते हैं, जिसमें ये बोलता है कि पड़ोसी राज्य में भी व्यवस्था की जाए। समझ गए? अब देखिए तीसरा इसका क्या राजाज्ञा है। तीसरा में कहता है युक्त, रजुक और प्रादेशिक 3 अधिकारियों की नियुक्ति करता है। ठीक है, जो तीसरा बृहद शिलालेख है, इसमें जो तीसरी बात लिखी है वो 3 गो अधिकारी की नियुक्ति करता है, जिसका नाम युक्त, रजुक और प्रादेशिक 3 अधिकारियों की नियुक्ति करता है। ठीक है, माने अधिकारी की नियुक्ति। चौथा में कहता है कि युद्ध घोष के स्थान पर धम घोष की घोषणा कर दी जाए, यानी कि कर देता है। ठीक है, युद्ध घोष के स्थान में माने युद्ध के जगह पे वो धम को अपना लेता है, चौथा में लिखता है। और पांचवा में लिखता है मतलब धम को अपनाया, और जब धम को अपना लेता है तो कहता है कि एक इसको देख रेख करने के लिए पांचवा में कहता है कि धम महामात्र की नियुक्ति की जाए, यानी कि धम महामात्र की नियुक्ति करता है ये पांचवा अभिलेख में। कौन सा? धम महामात्र की नियुक्ति ये करता है। ठीक है, छठा में वो कहता है कि मैं कहीं भी रहूं, चाहे मैं रानीवास में रहूं या सभा में रहूं, मुझे जनता की सूचना तत्काल दी जाए। ठीक है, छठा में क्या कहता है? मैं कहीं भी रहूं, चाहे रानीवास में रहूं, चाहे कहीं भी रहूं, हमको जनता की सूचना तत्काल की दी जाए। ठीक है, अब सातवां में कहता है, ये सातवां में कि 7 नंबर में कहता है कि सभी संप्रदाय के लोग सभी जगह रह सकते हैं, यानी कि इसको किसी संप्रदाय से कोई भेदभाव नहीं है कि नहीं ये भेदभाव है, ये संप्रदाय है तो यहाँ रहेगा, ये संप्रदाय है तो वहाँ रहेंगे, या ये संप्रदाय मेरे राज्य में इस तरीके से उनके साथ ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका कहना है कि कोई भी संप्रदाय वो कहीं भी रह सकता है। ठीक है, आठवां में कहता है कि अशोक अपनी धम्म यात्रा का उल्लेख करता है और कहता है कि मैं 256 रातें धम्म यात्रा में बिताए हैं। ठीक है, मतलब कि अशोक धम्म यात्रा में 256 रात बिताता है, आठवां में कहता है। नौवां में कहता है कि इस शिलालेख में अशोक अपने माता पिता, गुरुजन, ठीक है, गुरुजन, ब्राह्मण, दास और नौकरों का आदर करने का उल्लेख करता है और धम्म मंगल को सर्वश्रेष्ठ कहता है। ठीक है, यानी कि जो नौ वाला में है, इसमें नौकर को, माता पिता को, गुरुजन को, ब्राह्मण, दास को, सबको कहता उल्लेख करते हुए कहता है कि धम्म मंगल को सर्वश्रेष्ठ बताता है। ये आदर करने की बात कहता है इन लोगों को और धम्म श्रेष्ठ बताता है। ठीक है, और 10वां में जो है 10वां में बोलता है कि यश कृति के स्थान पर ये धम्म कृति को सर्वश्रेष्ठ कहता है। ठीक है, 11वां में बताता है कि धम्म दान सर्वश्रेष्ठ दान है। 11वां में धम्म दान सर्वश्रेष्ठ दान है। ठीक है, 12वां में कहता है
कि सभी धर्मों के सार में वृद्धि हो, यानी कि ये धार्मिक सहिष्णुता का परिचायक है। ठीक है, ये नहीं है कि नहीं हम इस धर्म को मानते हैं तो हम इसी धर्म को केवल मानेंगे। ठीक है, 13वां में कहता है कि इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन करता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पूछा भी गया है। कलिंग युद्ध का वर्णन करता है 13वां में, किसका? कलिंग युद्ध का वर्णन करता है, कलिंग युद्ध का वर्णन करता है। और धम्म विजय को सर्वश्रेष्ठ विजय कहा गया है। ठीक है, ये 8वीं की जनजातियों का भी उल्लेख इसमें किया है। ठीक है, और जो 5 यवन राज्य हैं दक्षिण भारत के राज्यों का भी उल्लेख करता है। 5 यवन राज्य और दक्षिण भारत के जो ही यही चेर पांड्य जो थे, इन लोग का भी उल्लेख इसमें किया है। अब देखिए 14वां जो ये अभिलेख है, ये बोलता है कि मेरे साम्राज्य माने मेरा साम्राज्य बहुत बड़ा है, ऐसे में 10 स्थानों पर शिलालेख लगवा पाया हूँ। आगे मेरे कोशिश है, माने कोशिश और रहेगी कि और जो बचे हुए स्थान हैं वहाँ भी मैं शिलालेख लगवाऊँ। ठीक है, और इसी 14वें अभिलेख में भी ये कहता है कि अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ कर दे। ठीक है, तो ये इसके जो 14 शिलालेख थे उसमें लिखी गई बातें हैं। अब चलिए हम लोग थोड़ा लिख लेते हैं, इसके आगे जो भी हम लोग पढ़े हैं थोड़ा सा लिख लेते हैं। चलिए तो पहला लिखिए, चलिए आप लोग वीडियो देख के लिख लीजिएगा। ठीक है, खुद से ही। थैंक यू।